हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप फ्रॉम एक्सपर्टाइज कमर्शियल्स। आज भाई मैं आपको याद करवाऊंगा कंपनी की बैलेंस शीट। क्या करवाने वाला हूं भाई? मैं आपको कंपनी की बैलेंस शीट याद करने वाला हूं। ठीक, सो द नेम ऑफ टुडेज टॉपिक इज हाउ टू मेमोराइज कंपनीज बैलेंस शीट। कैसे याद किया जाए कंपनी की बैलेंस शीट को। अच्छा भाई, बैलेंस शीट क्या होता है ये तो पता है ना सबको। 11th क्लास में पढ़ा था भाई हम लोगों ने बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो साइड होते थे, याद है ना भाई? बैलेंस शीट में जो दो साइड होते थे क्या क्या होते थे? एक होता था अपना लाइबिलिटीज साइड, फिर एक छोटा सा कॉलम होता था अमाउंट का, फिर एक होता था अपना एसेट साइड, फिर उसके बाद एक कॉलम होता था अमाउंट का। और इस बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। याद है? याद है या नहीं याद है? 11th क्लास में पढ़ी थी। लेकिन ये जो 11th क्लास में जो बैलेंस शीट हमने पढ़ी थी, इट इज द फॉर्मेट। ये जो बैलेंस शीट थी, इस बैलेंस शीट को बोला जाता है भाई क्या? हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं भाई इस बैलेंस शीट को? हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। और ये जो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है, बेसिकली इट इज प्रिपेयर्ड बाय सोल प्रोपराइटर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय सोल प्रोपराइटर एंड पार्टनरशिप फर्म्स। ये जो बैलेंस शीट है ये कौन बनाता है भाई? हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, सोल प्रोपराइटर एंड पार्टनरशिप फर्म। सोल प्रोपराइटर तो पता है ना भाई, जब एक अकेला बंदा बिजनेस करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोपराइटर। और जब एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। तो बेसिकली ऐसी बैलेंस शीट जो है, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट जो है, ये कौन बनाता है भाई? ये बनाते हैं सोल प्रोपराइटर एंड पार्टनरशिप। लेकिन भाई 12th क्लास में हमें ये तो पार्टनरशिप वाली बैलेंस शीट तो पढ़नी है, सोल प्रोपराइटर 11th में पढ़ लिया। लेकिन बेसिकली 12th क्लास में भाई हमें कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी इन आर थर्ड बुक। जो हमारी थर्ड बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें हमें क्या करना है? कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी। अब जो कंपनी की बैलेंस शीट है भाई, कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल नहीं होता। कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता वर्टिकल। कैसा फॉर्मेट होता? वर्टिकल फॉर्मेट। और ये भाई मैंने कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया, ये मैंने पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाई है। ठीक, ये बैलेंस शीट सुनना, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है इट इज डिवाइडेड इन मेन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट को कुछ मेन हेडिंग्स और कुछ सब हेडिंग्स में डिवाइड किया जाता है। तो अभी सिर्फ मैंने कंपनी की बैलेंस शीट के मेन हेडिंग्स को आपके सामने लिखा है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसकी मेन हेडिंग्स को मैंने आपके सामने लिखा। और सुनना भाई एक खास बात, आज की क्लास में मैं आपको कोई भी चीज एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। आज का टोटल हमारा जो फोकस होगा दैट इज टू मेमोराइज द बैलेंस शीट। ठीक, आगे के जो लेक्चर्स होंगे हमारे उसमें मैं आपको एक एक आइटम इन डेप्थ अच्छे से बताऊंगा भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। बट फिलहाल ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास पे मैंने फोकस किया है सिर्फ कि कंपनी की बैलेंस शीट को कैसे भाई याद किया जाए। तो होप समझ में आया। तो आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिस तरीके से आपको कंपनी की बैलेंस शीट मेमोराइज हो जाए अच्छे से। क्लियर है? तो सुनना, जब हम लोग 11th क्लास में बैलेंस शीट बनाते थे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, तो जैसे भाई एसेट्स का कोई आइटम आया कैश, जहां मर्जी एसेट साइड में कहीं पे भी हम उठा के कहीं पे भी कैश लिख देते थे, कहीं पे भी डेटर्स लिख देते थे। लाइबिलिटीज साइड में कहीं पे भी क्रेडिटर्स लिख देते थे, कहीं पे भी बिल्स पेबल। बस ये पता हो जाए कि ये लाइबिलिटीज का आइटम है तो कहीं पे भी उठा के लाइबिलिटीज साइड में उसे लिख दिया, और ये पता लग जाए कि वो एसेट्स का आइटम है तो कहीं पे भी उठा के एसेट साइड में उसे हमने लिख दिया। यही करते थे। लेकिन भाई 12th क्लास में कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें ऐसा नहीं चलेगा। कंपनी की बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनती है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में बनती है। मतलब ये कि कोई भी चीज अगर हमें लिखनी है, कैश लिखना है, तो कैश को लिखने के लिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक प्रॉपर प्लेस है, उसी प्लेस पे आपको उसको लिखना है। मतलब कोई भी चीज हम अपनी मनमर्जी से नहीं लिख सकते कंपनी की बैलेंस शीट में। इसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस है, और कोई भी चीज अगर लिखनी है बैलेंस शीट के अंदर तो उसको एक प्रॉपर जगह दी गई है, उस जगह पे ही आपको उस आइटम को लिखना है। तो होप जो अभी बताया मैंने सबको अच्छे से समझ में आया भाई। तो सुनना भाई, जो भाई हमारी कंपनी की बैलेंस शीट बनाई जाती है, अब जो कंपनीज होती हैं, अगर सारी कंपनीज अपनी मनमर्जी करने लगे, अपने हिसाब से सब करने लगे, तो भाई
लोगों को बहुत दिक्कत होगी, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनको बहुत दिक्कत होगी। तो कंपनीज के लिए क्या किया गया, एक कानून बनाया गया, और कंपनीज के लिए कानून बनाया गया था इन द ईयर 1956। कंपनीज के लिए कानून बनाया गया था इन द ईयर 1956, और इसको बोला जाता था भाई कंपनीज एक्ट। इसको बोला जाता था कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन इस कानून में, जो कंपनी के लिए एक्ट कानून बनाया गया था 1956 में, इस कानून में कुछ चेंजेस लाए गए इन द ईयर 2013। तो अब जो हमारा कंपनी के लिए एक्ट लागू होता है उसे बोला जाता है कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ही भाई हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो भाई कंपनीज एक्ट 2013 में क्लियर कट कहा गया है कि कोई भी कंपनी अगर बैलेंस शीट बनाती है तो वो अपनी मनमर्जी से उसे नहीं बनाएगी, उसके लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस दिया गया है और उस सीक्वेंस में ही बैलेंस शीट बनानी है। आ रहा है समझ भाई? तो मैंने ये कंपनी की बैलेंस शीट जो आपको दिख रही है, एक्चुअली में पूरी बैलेंस शीट नहीं है। इस बैलेंस शीट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बैलेंस शीट को मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड किया गया। तो मैंने बैलेंस शीट में जो मेन हेडिंग्स है सिर्फ उनको अभी लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा है ताकि भाई जब हम बैलेंस शीट याद करें तो एक तरीके से आसानी से वो हमें याद हो जाए। आया समझ? तो सुनना भाई, बैलेंस शीट पता ही है दो साइड्स हैं, एक हमारा लायबिलिटीज साइड होता है, एक हमारा एसेट साइड होता है। अब इसमें भी दो साइड्स हैं, लेकिन इसमें साइड का एक का नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा वही अपना पुराना वाला क्या, एसेट। अब ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज क्या होता है, जब मैं आगे के लेक्चर्स लूंगा आपके तो मैं आपको क्लियर करूंगा। फिलहाल बैलेंस शीट के, कंपनी की बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है वर्टिकल बैलेंस शीट। इसमें दो साइड्स हैं, पहला साइड हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा साइड हमारा एसेट्स। और ये जो भाई दो साइड्स हैं इसके अंदर कुछ मेन हेडिंग्स होती है और उन मेन हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स होती हैं। जो हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर क्या है भाई, बैलेंस शीट को हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड किया गया। तो ये जो लिखा हुआ है मैंने आपके सामने, ये बैलेंस शीट में ये क्या है भाई, ये मैंने मेन हेडिंग्स लिखी हैं और इन हेडिंग्स के अंदर आती है भाई हम लोगों की क्या, सब हेडिंग्स। इन हेडिंग्स के अंदर क्या आती है, सब हेडिंग्स। ठीक, तो भाई एक प्रॉपर तरीके से हम बैलेंस शीट आज याद करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम इसे याद करेंगे। ठीक है, अच्छा, बैलेंस शीट को याद करने के लिए एक मैजिकल नंबर आपको बता रहा हूं। ठीक, बैलेंस शीट को याद करने के लिए एक मैजिकल नंबर आपको बता रहा हूं। पहले उस मैजिकल नंबर को आप लिख लीजिए, एंड दैट मैजिकल नंबर इज 304456। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, इट्स अ मैजिकल नंबर जो आपको बैलेंस शीट याद करने में मदद करेगा। ठीक, व्हाट इज दिस, इट्स अ मैजिकल नंबर। क्या है भाई ये एक मैजिकल नंबर है और इस मैजिकल नंबर से आपको बैलेंस शीट को याद करने में मदद मिलेगी। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट पूरी आप इस नंबर, ये नंबर याद हो गया तो पूरी बैलेंस शीट, मतलब इस नंबर की हेल्प से हम बैलेंस शीट याद कर लेंगे। तो इस नंबर को मैं बोलता हूं क्या, मैजिकल नंबर। एंड व्हाट दिस नंबर इज 304456। 304456। अब ये 304456 जो नंबर मैं बता रहा हूं जिसको मैजिकल है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, सुनना भाई। मैंने क्या बताया, एक तरीके से हम लोग बैलेंस शीट याद करेंगे। तो सुनना भाई, व्हाट बेसिकली दिस नंबर स्टैंड्स फॉर 304456। तो जरा ध्यान से देखना, ये हमारी बैलेंस शीट के दो साइड्स हैं, पहला इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा एसेट्स। अब सुनना, ये जो हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड है इसमें बेसिकली हमारी चार मेन हेडिंग्स है। कितनी मेन हेडिंग्स है भाई, चार मेन हेडिंग्स है। और जो हमारा एसेट साइड है इसमें हमारी कितनी मेन हेडिंग्स है, इसमें हमारी भाई दो मेन हेडिंग्स है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, हमारे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में चार मेन हेडिंग्स है और इन मेन हेडिंग्स के अंदर भी सब हेडिंग्स होती हैं। और हमारा जो एसेट साइड है इसके अंदर कितनी मेन हेडिंग्स है, दो। तो ये जो नंबर है 304456, व्हाट इट बेसिकली मींस 304456। अब ये 304456 इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये जो मैंने मेन हेडिंग्स लिखी है, शेयर होल्डर्स फंड। अब जैसे ये शेयर होल्डर्स फंड है, अब इस शेयर होल्डर्स फंड के आगे आ गया हमारा नंबर 3 मतलब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 सब हेडिंग्स है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसके आगे मैंने लिखा है 0। इसका मतलब क्या, इसके अंदर कोई भी सब हेडिंग्स नहीं है। उसके बाद थर्ड इज नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसके आगे लिखा है मैंने नंबर 4। नंबर 4 मतलब इसके अंदर भाई 4 सब हेडिंग्स है। करेंट लायबिलिटीज के आगे लिखा है 4 मतलब इसके अंदर भी 4 सब हेडिंग्स है। उसके बाद भाई हमारा है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर हमारी 5 सब हेडिंग्स है और उसके बाद करेंट एसेट्स के अंदर हमारी
6 सब हेडिंग्स। तो भाई ये मैजिकल नंबर समझ में आए कि क्या है बेसिकली। ये बेसिकली हमें जो मतलब जो हम बैलेंस शीट बनाए तो कोई आइटम हमसे स्किप ना हो, सारी चीजें हम प्रॉपर वे में लिख पाए। तो भाई नंबर याद है 304456, मतलब शेयर होल्डर्स फंड जो हमारी मेन हेडिंग है इसके अंदर 3 सब हेडिंग्स हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसके आगे मैंने लिखा है 0, मतलब इसके अंदर कोई भी सब हेडिंग नहीं है। उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटीज के आगे लिखा है मैंने नंबर 4, मतलब इसके अंदर भाई 4 सब हेडिंग्स हैं। और जो करेंट लाइबिलिटीज है इसके अंदर कितनी, इसके अंदर भी 4 सब हेडिंग्स हैं। उसके बाद नॉन करेंट एसेट्स में 5 सब हेडिंग्स हैं और करेंट एसेट्स में हमारी 6 सब हेडिंग्स हैं। समझ आया भाई। चलिए अब वन बाय वन अपन बैलेंस शीट को एक तरीके से याद करते हैं, ठीक है। अच्छा, याद करने के लिए मैं बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूं, आपको याद हो जाए। याद करने के लिए मैं आपको बैलेंस शीट को वर्टिकल फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूं, एक तरीके से अपन याद करेंगे। सुनो, जैसे शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, अगर मैं बात करूं कंपनी की बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की, तो इसमें भाई 4 मेन हेडिंग्स है। कंपनी की बैलेंस शीट का जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है इसमें 4 मेन हेडिंग्स है। बता रहा हूं भाई 4 मेन हेडिंग्स क्या क्या है। नंबर 1 इज शेयर होल्डर्स फंड, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। नंबर 2 इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नंबर 3 इज नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड नंबर 4 इज करेंट लायबिलिटीज। फिर से भाई एक बार फिर से बोलेंगे, नंबर 1 इज शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके बाद भाई क्या नॉन करेंट लायबिलिटीज और उसके बाद क्या हमारी करेंट लायबिलिटीज। तो पहले मैं आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज को मेमोराइज करवाऊंगा एक तरीके से। अब वो तरीका क्या है जरा ध्यान से देखना भाई। तो उस तरीके से बैलेंस शीट को अगर हमें याद करना है तो भाई मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। सबसे पहले भाई मैं मेन हेडिंग्स को लिख रहा हूं कुछ एक प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले भाई है हमारा शेयर होल्डर्स फंड, ठीक। उसके बाद क्या, उसके बाद है हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद है भाई हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटीज और उसके बाद है भाई हमारी करेंट लाइबिलिटी। अभी मैंने आपको बैलेंस शीट को याद करने के लिए चारों मेन हेडिंग्स को लिखा। अब कैसे याद करना सुनो। सबसे पहले भाई शेयर होल्डर्स फंड। अब भाई शेयर होल्डर्स फंड के अंदर कितनी सब हेडिंग्स थी हमारी, भाई शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हमारी थी 3 सब हेडिंग। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के अंदर हमारी कितनी सब हेडिंग थी, भाई यहां मैंने लिखा था, देखिए 0 लिखा था, मतलब यहां कोई भी सब हेडिंग नहीं है। नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर भाई थी हमारी 4 सब हेडिंग्स और करेंट लायबिलिटीज के अंदर थी हमारी 4 सब हेडिंग। अब कैसे याद करेंगे सुनो। सबसे पहले जो हमारा जो मेन हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर भाई आती है 3 सब हेडिंग। अब वो 3 सब हेडिंग्स क्या क्या है देखिएगा भाई। सबसे पहले नंबर 1 इज शेयर कैपिटल, number 2 is reserves and surplus and number 3 is money received against share वारंट्स। अब ये इसके अंदर के जो आइटम्स हैं भाई सब इन डेप्थ में आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। अभी सिर्फ हमारा जो मेन मोटिव है इस लेक्चर में दैट इज टू मेमोराइज द बैलेंस शीट। तो अभी ये मैंने मेन हेडिंग लिखी शेयर होल्डर्स फंड। इस शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 सब हेडिंग है। नंबर 1 इज शेयर कैपिटल, नंबर 1 इज शेयर कैपिटल, नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, नंबर 3 मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक। तो भाई क्या बताया आपको, जो हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में 2 साइड्स हैं, पहला इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में हमारी 4 मेन हेडिंग्स हैं और जो हमारा एसेट साइड है उसमें हमारी 2 मेन हेडिंग्स हैं। जो हमारी 4 मेन हेडिंग्स हैं वो फिर से बता दे रहा हूं क्या क्या है। नंबर 1 इज शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 इज नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड नंबर 4 इज व्हाट, करेंट लायबिलिटीज। क्लियर भाई, कोई दिक्कत। अच्छा, अब शेयर होल्डर्स फंड अगर मैं नंबर की बात करूं, जो हमारा मैजिकल नंबर था दैट वाज 304456। तो भाई शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 सब हेडिंग है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसके अंदर एक भी सब हेडिंग नहीं है। नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर 4 है और करेंट लायबिलिटीज के अंदर 4 है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर जो 3 सब हेडिंग्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूं क्या क्या है भाई। नंबर 1 इज शेयर कैपिटल,
नंबर 2 इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, नंबर 3 इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। फिर से एक बार मेरे साथ बोलेंगे भाई, नंबर 1 इज शेयर कैपिटल, नंबर 2 इज रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड नंबर 3 इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक, अच्छा खास बात, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के आगे 0 लिखा है, मतलब इसके अंदर कोई सब हेडिंग नहीं है, तो इसको हमें याद करने की जरूरत नहीं। अब मैं आ जाता हूं भाई नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज पर, दोनों को एक साथ एक तरीके से हम लोग याद करेंगे। सुनना भाई, किस तरीके से सुनना। नॉन करेंट लायबिलिटीज में जो पहला आइटम है दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब भाई यहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो यहां पर हमारा पहला आइटम होगा करेंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक, यहां पर भाई नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और यहां पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब सुनना भाई, यहां जो सेकेंड आइटम है, इस सेकेंड आइटम के अंदर आगे मैं लगा रहा हूं स्टार। अब पूरी बैलेंस शीट में अपन 2 जगह पे स्टार लगाएंगे। अभी जो स्टार है, स्टार वाला जो आइटम होगा उसके सामने जो भी आइटम है वो बदल जाएगा। क्या बता रहा हूं, मैं पूरी बैलेंस शीट में 2 जगह पे स्टार लगाऊंगा और जिस भी जगह पे स्टार लगेगा उसके सामने वाला आइटम क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे अब यहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो यहां पर जो स्टार लगा है मतलब यहां जो आइटम रहेगा इसके सामने वाला आइटम इसके जैसा नहीं होगा, वो बदलेगा। तो पूरी बैलेंस शीट में हमारे सिर्फ 2 जगह पे स्टार होगा। तो भाई ध्यान देना, सेकेंड आइटम इज डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। तो भाई स्टार लगा है तो इससे मिलता जुलता कुछ नहीं होगा, कुछ अलग होगा। तो अलग क्या होता है यहां पर सेकेंड आइटम हमारा है भाई ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स। हाँ, इसके बाद तीसरा आइटम यहां पर हमारा होता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो यहां पर भाई इसके सामने होगा क्या, अदर करेंट लाइबिलिटीज। यहां पर क्या होगा, अदर करेंट लाइबिलिटीज। यहां पर होगा भाई हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यहां पर होगा हमारा क्या, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और यहां पर होगा हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो भाई ये हम लोग का कंप्लीट होगा क्या, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया भाई इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड। तो भाई होप आपको याद हुआ होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। एक बार फिर से याद कर रहा हूं भाई, सुनो। इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में हमारी 4 मेन हेडिंग्स है। नंबर 1 इज शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर होल्डर्स फंड के 3 आइटम, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। उसके बाद जो दूसरी मेन हेडिंग है दैट वाज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके आगे 0 लगा है, मतलब इसमें कोई भी सब हेडिंग नहीं। अब आते हैं अपन नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज पर, दोनों को एक साथ याद करेंगे। चलिए अब सुनना, दोनों में 4 सब हेडिंग है। सुनना, सबसे पहले नॉन करेंट लायबिलिटी का जो पहला आइटम है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है तो यहां पर भाई करेंट लायबिलिटीज में हो जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब इसके बाद वाला आइटम जो है वो स्टार वाला आइटम है, तो स्टार वाला आइटम मतलब उसके सामने वाला जो आइटम होगा वो भाई उससे मिलता जुलता नहीं होगा। तो भाई यहां पर सेकेंड आइटम है हमारा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा भाई ट्रेड पेबल्स। इसके बाद है हमारा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो यहां पर है हमारे अदर करेंट लायबिलिटीज। यहां पर है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और यहां पर है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो होप भाई आपको बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड याद हो गया। एक बार फिर से बता रहा हूं, 4 मेन हेडिंग्स हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। जो हमारा शेयर होल्डर्स फंड है इसके अंदर 3 सब हेडिंग्स है, पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस और तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में कुछ भी नहीं है। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज को हम लोग एक साथ याद करेंगे। नॉन करेंट लायबिलिटीज में सबसे पहला आइटम क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सबसे पहला आइटम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और यहां पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। यहां पर स्टार वाला आइटम डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, उसके सामने ट्रेड पेबल्स, यहां पे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वहां पे अदर करेंट लायबिलिटीज, यहां पर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और वहां पर भाई शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो होप भाई अभी आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड याद हो गया होगा। तो भाई जो ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड है ये आप अच्छे से मेरे हिसाब से याद कर चुके हैं। अब भाई मैं आपको पढ़ाऊंगा दूसरा साइड दैट इज एसेट्स। तो एनी डाउट इन दिस इक्विटी एंड लायबिलिटीज? तो होप ये क्लियर है आपको। सो भाई अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एसेट साइड याद करवाऊंगा। तो होप एवरीथिंग
इज वेरी क्लियर टू यू? समझाऊंगा बाद में, याद हो गया होगा। ठीक है भाई, तो आगे के जो इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एसेट्स एक्सप्लेन करूंगा। तो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।